अस्सलामुअलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर रोज़ एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुनें। शुक्रिया। अम्मा, पता है बशीर खालू फिर शादी करने के लिए लड़की तलाश कर रहे हैं। मैंने अम्मा को घर में घुसते ही ये खबर सुनाई तो अम्मा ने गुस्से से मुझे देखा और बोली, खबरदार जो दोबारा उस बुढ़े का नाम लिया तो। 80 साल की उम्र में उसे तो शर्मो हया ही नहीं है, लेकिन तुम क्यों इतनी बेशर्म हो गई है कि हर वक्त उसी बुड्ढे का जिक्र करती रहती हो और उसके पीछे पड़ गई हो। मैंने अम्मा की शक्ल देखी और कहा, अम्मा, इसलिए कि मुझे इस बुड्ढे से शादी करने में दिलचस्पी है। तुम्हारी ये गरीबी की जिंदगी मैं नहीं गुजार सकती, और ऊपर से तुम जो अरमान के साथ मेरी शादी करने के अरमान सजा रही हो ना, वो तो मैं किसी सूरत पूरे नहीं होने दूंगी। मैंने गुस्से में अम्मा को देखा तो अम्मा ने जूती उतार कर मेरी तरफ फेंकी और कहने लगी, जरा शर्म नहीं आती? अम्मा के सामने फर फर जुबान चलती है। जवान लड़कियां इस तरह अपनी शादी की बात करते अच्छी नहीं लगती क्या? और तुम्हें तो पता नहीं इस बुढ़े में क्या नजर आता है। देखा नहीं कैसे कपड़ों की तरह बीवियां बदलता है। अम्मा का गुस्सा आसमान को पहुंच गया था। अम्मा, मुझे मालूम है कि वो सिर्फ जवान लड़कियों को कुछ अरसे के लिए ही बीवी बनाता है, लेकिन तुम ये तो देखो कि वो इस कुछ अरसे में इन लड़कियों की जिंदगी ही बदल देता है। अगर थोड़े वक्त के लिए मेरी इस बशीर बुड्ढे से शादी हो गई तो सोचो, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। कब तक हम ये गरीबी की जिंदगी गुजारेंगे? जब से अब्बा इस दुनिया से गया है, लगता है कि सिर्फ फाका ही हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। तुम गई थी ना शहनाज खाला के घर मदद मांगने के लिए, बताओ क्या मदद की उन्होंने तुम्हारी? मैं अम्मा के सामने कमर पर हाथ रखकर खड़ी हुई तो अम्मा नजरें चुरा गईं, क्योंकि मुझे मालूम था कि हमेशा की तरह शहनाज खाला ने अम्मा को आज भी खाली हाथ ही लौटाया होगा। बताओ क्या दिया खाला ने तुम्हें? मैंने नाराजगी से पूछा तो अम्मा कहने लगी, तेरी खाला के पास भी कहाँ कुछ होता है। जब उनके पास कुछ होता है तो वो हमारी मदद कर देती हैं। अब जबरदस्ती तो मैं उनसे मदद नहीं ले सकती ना। अम्मा की बात सुनकर मैं हंसी और कहा, अम्मा, शमशाद भाई को दुबई गए 2 साल होने वाले हैं। खाला का घर बन गया है, रहन सहन बदल गया है, लेकिन तुम्हारे सामने उनका रोना ना गया। खाला से तो इतनी भी उम्मीद नहीं रखी जा सकती कि वो हमारे मरने पर आएंगी और तुम उनसे मदद के लिए ही दरख्वास्त करने के लिए बार बार उनके दरवाजे पर चली जाती हो और हर बार खाली हाथ लौटती हो। तब तक यूं ही बेशर्मी से खाला से मदद मांगती रहोगी। मैंने गुस्से में सब सच सच कहा तो अम्मा को मुझसे भी ज्यादा गुस्सा आ गया और बोली, तो तुम क्या चाहती हो? मैं उस 80 साल बूढ़े के साथ तुम्हारी शादी कर दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास बहुत पैसा है? जब वो तुम्हें तलाक देकर घर से निकालेगा ना, तब पता चलेगा। अब तक न जाने वो कितनी बीवियों को छोड़ चुका है। अम्मा चारपाई पर बैठती माथे पर आया पसीना पोंछने लगी और मैं अम्मा के कदमों में बैठ गई। अम्मा, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, जितने दिन भी उसके घर में रहूंगी, अच्छा खाऊंगी, अच्छा पहनूंगी, निकाह करते वक्त हक महर में बड़ी रकम लिखवाऊंगी, तो तलाक के बाद खाली हाथ नहीं लौटूंगी। पैसा हाथ होगा तो हम अच्छी जिंदगी गुजार लेंगे। वैसे भी इस छोटे से घर में इस गरीबी के साथ कौन हमारे घर रिश्ता डालेगा? तुम्हें लगता है फुफ्फो अरमान का रिश्ता लेने आएंगी? वो फुफ्फो जो अब्बा के मरने के बाद मुंह बनाकर ईद के ईद मिलने आती हैं, वो अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लाएंगी? तुम्हें ऐसे अरमान क्यों है? मैंने अम्मा के दिल से अरमान का ख्याल निकालना चाहा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि फुफ्फो कभी अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर नहीं लेकर आएंगी। बड़े नखरे थे उनके। बहुत मुंह बनाकर सिर्फ ईद वाले दिन आती थीं, वो भी इसलिए ताकि मरहूम भाई को रोज़े महशर अपना मुंह दिखा सकें, वरना ना उन्हें मुझ में कोई हमदर्दी थी, ना अम्मा से कोई वास्ता। अरमान तो हमारे घर के दरवाजे के अंदर कदम रखना भी गवारा नहीं करता था। अपनी गाड़ी में ही बैठा रहता और 5 मिनट बाद ही फुफ्फो को फ़ोन करके बाहर बुला लेता। ये सब देखने के बावजूद भी अम्मा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे फुफ्फो रिश्तेदारी का पास रखेंगी और यतीम भतीजी को ब्याह कर ले जाएंगी।
अम्मा तुम्हें नजर नहीं आता, फुप्पो हमें कितनी हकारत से देखती हैं। रक्षंदा की शादी पर जानबूझकर हमें नहीं बुलाया था और बाद में झूठ कह दिया कि सादगी से शादी की है, जबकि तुम और मैं भी जानते हैं कि फुप्पो ने अपनी इकलौती बेटी की शादी कितने धूमधाम से की है। मेरी बात सुनकर अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। आहिस्तगी से अपने आंसू पोंछते हुए कहने लगी, क्या करूं बेटी, तुम्हारे बाप के जाने के बाद यही चंद रिश्तेदार हैं जिनसे उम्मीद बांधे बैठी हुई हूँ। अगर ये भी मेरे काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। बस यही सोचती हूँ, जैसी भी हैं तुम्हारी फुफ्फो तुम्हारे अब्बा की बहन हैं, क्या पता उन्हें हमारी हालत पर रहम आ ही जाए। अम्मा की आंखों में अभी भी उम्मीद के दिए जल रहे थे। मैंने गुस्से से सर पटका और कहा, अम्मा, उन्हें ना हम पर रहम आएगा और ना ही रिश्ता आएगा, और अरमान के रिश्ते के इंतजार में। तुम्हारे अरमानों का तो पता नहीं, लेकिन मेरी जवानी जरूर निकल जाएगी। अभी जो मौका हाथ आने वाला है वो भी नहीं आएगा। फरीदा बता रही थी कि बशीर की बीवी इसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है। उन्हें कोई जवान और सेहतमंद अच्छी लड़की चाहिए, क्योंकि बशीर को सेहतमंद लड़कियां पसंद हैं। अगर तुम राजी हो जाओ तो फरीदा के जरिए मेरा रिश्ता डलवा दो। अम्मा, मुझे कोई एतराज नहीं है इस 80 साल बूढ़े से शादी करने पर। अम्मा ने फौरन नफी में सर हिलाया और कहने लगी, हरगिज भी नहीं। तुम मेरी इकलौती बेटी हो, भले ही मेरे हालात अच्छे नहीं, लेकिन मैं इस तरह तुम्हारी जिम्मेदारी अपने सर से बोझ की तरह नहीं उतारना चाहती। मैं खुद तुम्हारी फुफ्फो से बात करती हूँ और अरमान के रिश्ते के लिए कहती हूँ। अम्मा चादर एक तरफ रखते हुए मुंह धोने के लिए गुसल खाने की जानिब चली गईं और मैं गुस्से से अम्मा को देखती रह गई। मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि फुफ्फो का जवाब क्या आएगा, लेकिन पता नहीं अम्मा को कौन सी उम्मीदें थीं जो टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने भी ये सोचकर मजीद अम्मा से झगड़ा ना किया कि फुफ्फो ने कौन सा हामी भरनी थी। फिर अम्मा ने रात होते ही फुफ्फो को फ़ोन लगाया, खैर खैरियत पूछी, और जैसे ही मेरे लिए अरमान के रिश्ते की बात की तो फुफ्फो को तो आग लग गई। दूसरी तरफ से उन्होंने अम्मा को बेनुकत सुनाई और कहा कि मैं तुम्हें मरहूम भाई की बेवा समझकर तुमसे मिलने आ जाती हूँ। तुमने तो मेरे ही जवान बेटे पर नजर जमा ली है। शर्म नहीं आती तुम्हें। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, काबिल है, पैसे वाला है। उसे लड़कियों की कौन सी कमी है जो मैं तुम्हारी सवेरा का हाथ मांगूंगी। फुफ्फो के तो जो मुंह में आया वो कहती चली गई और फिर फोन बंद कर दिया। अम्मा की सारी उम्मीदें छन्नाके से टूटी और वो बुरी तरह से रोने लगी। मैंने उन्हें आंसू बहाने दिए कि सालों से ये उनका ख्वाब था, तकलीफ तो उन्हें होनी ही थी। सारी रात भी वो आंसू बहाती रहीं, तकिया भिगोती रहीं, लेकिन मैंने कुछ ना कहा। अलबत्ता अगले दिन जब नाश्ते के लिए हम दोनों माँ बेटी आमने सामने बैठे तो मैंने अम्मा से कहा कि आज फरीदा बाजी घर आएंगी तो तुम उनसे बात कर लेना। मैं बशीर से शादी करना चाहती हूँ, यही मेरा आखिरी फैसला है। अब की बार अम्मा ने आगे से कोई जवाब ना दिया, बिल्कुल खामोश रहीं। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि हम गरीबों की जिंदगी में ख्वाबों की कोई जगह नहीं होती। दोपहर के वक्त फरीदा अम्मा से अपने कपड़े लेने के लिए चली आईं, जिसे सीकर हमारा थोड़ा बहुत घर का गुजारा चलता था। मैंने फरीदा को देखा तो अम्मा ने आंखों से इशारा किया कि रिश्ते की बात करें। अम्मा कुछ देर तज़ब्ज़ुब का शिकार रहीं, फिर कहने लगी, फरीदा, मैंने सुना है कि बशीर की बीवी फिर उसके लिए लड़की तलाश कर रही हैं। फरीदा कहने लगी, हाँ बाजी, असल में अभी बशीर ने एक बीवी को तलाक दे दी है, तो इसलिए उसकी जगह खाली है। तुम्हें तो पता है वो बुढ़ा 4 बीवियां रखता, उसको अपना फर्ज समझता है कि 4 बीवियां रखूं। तो बस उसकी बीवी आई थी मेरे पास कि कोई जवान और अच्छी सेहत वाली लड़की है तो बता दो। अब मैं बार बार जवान लड़कियां कहाँ से ला कर दूं। बशीर को तो 6 महीने साल बाद एक लड़की चाहिए होती है। पता है ना वो कैसे जवान लड़कियों को हमेशा निकाह में रखता है। फरीदा तंजिया से हंसते हुए बोली थी। बुड्ढे के पांव कब्र में लटक रहे हैं, लेकिन शौक तो देखो। हैरत तो मुझे उसकी पहली बीवी पर होती है, जो हरगिज भी इस बात पर एतराज नहीं करती, बल्कि खुद शौहर के लिए लड़कियां तलाश करने निकल पड़ती है। फरीदा ने कानों को हाथ लगाए तो मैंने अम्मा को फिर इशारा किया कि बात शुरू करो ना।
अम्मा पहले तो कुछ हिचकिचाईं, फिर बोली, फरीदा, हमारी सवेरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तो आता नहीं है, ना हमारे हालात ऐसे हैं। मैं सोच रही हूँ कि अगर तुम बात करो तो मैं बशीर के लिए सवेरा का रिश्ता देना चाहती हूँ। बड़ी मुश्किल से अम्मा ने लफ्ज़ अदा किए थे और फरीदा बाजी पूरी तरह से उछल पड़ी थी। दिमाग तो ठीक है, सायरा जवान और खूबसूरत बच्ची को क्यों बुड्ढे के हवाले कर रही है? सुना है बहुत ही रंगीन मिजाज है। सबको ही मालूम है कि ज्यादा अरसा वो किसी भी बीवी को नहीं रखता, साल भर के अंदर ही बीवी बदलता है। फिर क्यों तुम अपनी बेटी की किस्मत अपने हाथों खराब करना चाहती हो? कुछ अरसा इंतजार करो, अल्लाह की मर्जी होगी तो अच्छा रिश्ता भी आ जाएगा। फरीदा बाजी ने अम्मा को समझाने की कोशिश की तो अम्मा रोने लगी। कहने लगी, मेरी मौत, जिंदगी का क्या भरोसा। मेरी आंखों के सामने ये रुखसत हो जाए, कुछ दिन अच्छी जिंदगी गुजार ले तो मैं भी खुश हो जाऊंगी। इस घर में तो खाने पीने के भी फाके हैं। अच्छा होगा कि ये कुछ अरसा बशीर के घर पर अच्छे दिन देख ले। फिर तलाक भी हुई तो कोई बात नहीं, हक महर की रकम से हम कुछ ना कुछ गुजारा कर ही लेंगे। अम्मा की आखिरी बात पर फरीदा को जैसे मामला समझ आ गया। वो गर्दन हिलाकर कहने लगी, बात तो तुम्हारी भी ठीक है। वो बुढ़ा 1 साल से ज्यादा तो अपनी सवेरा को रखेगा भी नहीं। अगर हक महर अच्छा देता है तो फिर सवेरा का मुस्तकबिल कुछ ना कुछ संवर ही जाएगा। ठीक है, मैं बात करती हूँ। फरीदा को हमारे घर के हालात का अच्छी तरह से इल्म था, इसीलिए वो राजी हो गई और फिर 2 दिन बाद वो बशीर की बीवी के साथ हमारे घर चली आई। बशीर की बीवी ने मुझे देखा तो फौरन ही रिश्ते के लिए हामी भर ली और कहने लगी, सवेरा तो बहुत ही जवान और प्यारी बच्ची है, सेहत भी अच्छी है, कद काठ भी खूब है, बशीर को तो बड़ी पसंद आएगी। उस औरत के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं हैरान रह गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे शौहर के लिए बीवी नहीं बल्कि बेटे के लिए बहू ढूंढ रही है। मुझे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी और आंखों में सताइश भी। फिर बशीर की बीवी ने मेरे हाथ पर 5,000 रुपए रखे तो मेरी आंखें हैरत से खुल गईं। काफी अरसे बाद मैं इतने नोट एक साथ देख रही थी। अम्मा ने बात की और बशीर की बीवी से हक महर की रकम के बारे में पूछा तो वो कहने लगी कि जो हक महर आप कहेंगी हम रख देंगे, हमें कोई एतराज नहीं। अम्मा ने झट 2 लाख रुपए कह दिए। मुझे तो लगा था कि वो फौरन इनकार कर देगी और अम्मा ने सोचा था कि कुछ कम करवाएगी, लेकिन वो कहने लगी, ठीक है, हमारी तरफ से हक महर 5 लाख रुपए होगा। ये सुनना था कि अम्मा बेहोश होते होते बची। मैं तो खुद बेयकीनी से उस औरत को देख रही थी। फिर जब वो वापस चली गई तो अम्मा ने फरीदा से पूछा, ये झूठ तो नहीं कह रही? फरीदा ने इनकार में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं भई, बुड्ढे के पास बड़ा पैसा है, बस उसको अय्याशी करनी है, इसीलिए शादी पर शादी करता है। कम से कम मुझे तो ऐसा ही लगता है। तुम तैयारी करो, 2 दिन बाद ही निकाह हो जाएगा। ये कहकर फरीदा भी चली गई और इन 5,000 रुपए से अम्मा ने थोड़ी बहुत खरीदारी करके निकाह की तैयारी कर ली। 2 दिन बाद बशीर और उसकी बीवी गवाहों के साथ हमारे घर आए और मेरा सादगी से निकाह होकर रुखसती भी हो गई। बशीर की बीवी मेरा हाथ पकड़कर खुद मुझे अपने बड़े से घर में ले गई और एक कमरे में दुल्हन की तरह से बिठा दिया। कहने लगी, आज से ये तुम्हारा कमरा है। तुम्हारा काम है बशीर को खुश करना और उसी की हर बात पर राजी रहना। वो दिन कहे तो दिन है और रात कहे तो रात है। उसे कभी किसी बात के लिए इनकार ना करना। समझ आ गई है? बशीर की पहली बीवी की बात पर मैंने हाँ में सर हिलाया और वो कमरे से निकल गई। और फिर कुछ देर बाद 80 साल का बशीर कुछ गुनगुनाते हुए कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल घबराने लगा। जोश में आकर मैंने फैसला तो कर लिया था, लेकिन अब घबराहट हो रही थी। शादी को लेकर मेरे दिल में कोई बहुत खास अरमान तो थे नहीं, लेकिन मेरी शादी कभी ऐसे 80 साल बूढ़े से होगी, मैंने ये भी तो नहीं सोचा था। बस अपने हालात से तंग आकर यह फैसला मैंने किया था और अब मुझे इस फैसले को निभाना भी था। बशीर को मैं काफ़ी अरसे से जानती थी, वो हमारे ही मोहल्ले में रहता था। 80 साल का था, लेकिन उसके हाथ पांव बिल्कुल सही सलामत थे और ठीक ठाक चलता फिरता था। काफी अरसे से उसके बारे में मशहूर था कि उसे शादियां करने का बड़ा शौक है।
वो भी जवान लड़कियों से। उस वक्त मैं सोचती थी कि कोई भी इतने बुढ़े शख्स को अपनी जवान बेटी कैसे दे सकता है। लेकिन जब इंसान हालात से परेशान हो तो शायद वो ऐसे फैसले कर गुजरता है, क्योंकि मैंने भी अपने हालात से तंग आकर ही ये फैसला किया था। बशीर इतनी शादियां क्यों करता था, वो जवान बीवियों को क्यों रखता था, किसी को भी इल्म नहीं था। और सारा मोहल्ला इस बात पर भी बड़ा हैरान था कि बशीर की पहली बीवी खुद उसके लिए लड़कियां तलाश करती थी। भला कोई औरत अपने लिए सौतन ढूंढ सकती है? हर कोई बशीर की बीवी के हौसले की दाद देता कि बहुत कम ही औरतों में ऐसा हौसला होता है। बशीर की बीवी से मिलकर मुझे लगा था कि वो बहुत अच्छी औरत है, जो शायद अपने शौहर को खुश करने के लिए अपने दिल को संभाल चुकी है। बशीर कमरे में आया तो उसने सबसे पहले अलमारी से कुछ निकाल कर अपने मुंह में डाला और फिर मेरे करीब बैठ गया। मुझे शादी का तोहफा दिया और ज़बरदस्ती मेरे करीब होने लगा। उसकी कुर्बत मुझे परेशान कर रही थी, लेकिन मैं उससे निकाह कर चुकी थी और इनकार करने की हिम्मत नहीं थी। इसीलिए खामोशी से खुद को उसके हवाले कर दिया। और फिर मुझे एहसास हुआ कि वो 80 साल बूढ़ा किसी जवान मर्द से कम नहीं है। उसने शादी की पहली रात ही मुझे ये एहसास दिला दिया था कि वो एक मुकम्मल मर्द है। उसने मेरी खूबसूरती की तारीफ भी की थी और मुझे मेरा हक भी दे दिया था। सुबह के वक्त जब मैं नहा कर निकली और आईने के सामने खड़ी हुई, तो फिर वो मुंह में कुछ चबाते हुए मेरे करीब आया और कहने लगा, मेरी बात सुनो सवेरा, मुझे जल्दी तुमसे औलाद चाहिए। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हुई। मैंने पलट कर उसे देखा, क्योंकि वो बे औलाद तो नहीं था। उसकी बीवी से उसकी 4 बेटियां थीं और बाकी बीवियों के बच्चों का मुझे इल्म नहीं था। इसीलिए मैं उसे हैरत से देखने लगी। तो उसने मेरे गीले बालों को अपने हाथों में लिया और फिर मेरे करीब होते हुए कहने लगा कि मेरी पहली बीवी शहजादी से मेरी 4 बेटियां हैं। मुझे बेटे की ख्वाहिश है। मैं एक करोड़पति आदमी हूँ और चाहता हूँ कि मैं मरूं तो मेरे पीछे मेरा कोई वारिस हो, और उसी वारिस के लिए मैं शादी पर शादी करता हूँ। अब तक मेरी कोई भी बीवी मुझे बेटा नहीं दे सकी। अगर तुमसे मुझे बेटा हो गया तो मैं तुम्हें सोने में नहला दूंगा। सारी जिंदगी तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, बल्कि इस घर में शहजादी से भी बड़ी हैसियत दूंगा। बशीर ने मुझे अपनी शादी करने का असल मकसद बताया था और मैं बस मुंह खोले उसे देखती रह गई थी। ये बात तो मुझे मालूम ही नहीं थी कि उसका कोई बेटा नहीं था और वो बेटों के लिए तड़प रहा था। अब मुझे समझ आया था कि इस उम्र में भी वो शादी पर शादी क्यों कर रहा है। बशीर कहने लगा कि मैं जवान लड़कियों का इंतखाब इसीलिए करता हूँ ताकि वो जल्दी हामिला हो जाएं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम जो चाहोगी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। आखिरी बात कहते कहते बशीर का लहजा एकदम सख्त हो गया था। रात वाली नरमी कहीं गायब हो गई थी और उसकी आंखों में मुझे एक अजीब सी चुभन महसूस हुई थी और खौफ का एहसास भी। बशीर कमरे से निकलकर चला गया था और मैं खुद में सिमट गई थी। कुछ देर बाद मेरी सौतन यानी शहजादी कमरे में आई और मुझे देखकर कहने लगी कि बशीर ने तुम्हें बता दिया होगा कि उसे बेटा चाहिए। आज तक तो कोई ही बीवी बशीर को बेटा नहीं दे सकी। अगर तुमने उसे बेटा दे दिया तो यकीनन तुम खुशकिस्मत होगी। बशीर ने मेरी 4 बेटियों की पैदाइश के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा डाला था, क्योंकि मेरे पास बेटा नहीं हुआ था। वो मुझे तलाक देना चाहता था और मुझे तलाक के नाम से बहुत खौफ आता है, क्योंकि मेरी 4 बेटियां थीं और मुझे यह फ़िक्र सताती थी कि अगर तलाक हो गई तो उनके मुस्तकबिल का क्या होगा। तब मैंने खुद बशीर को इजाज़त दी थी कि वो दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन दूसरी बीवी से भी उसके पास बेटा ना हुआ। फिर मुझे उसकी तीसरी शादी करवानी पड़ी, लेकिन फिर भी बेटा ना हुआ तो फिर चौथी शादी करवा दी। लेकिन पता है क्या, बशीर की किस्मत में शायद बेटा लिखा ही नहीं है। हर बीवी से उसे बेटी होती गई और वो उन्हें छोड़ता चला गया। अब तक वो तकरीबन 6 से 7 लड़कियों को इसी तरह से तलाक दे चुका है। अगर तुम्हारे पास भी बेटी हो गई तो वो तुम्हें भी तलाक दे देगा, लेकिन अगर बेटा हुआ तो समझो कि तुम्हारी किस्मत को 4 चांद लग जाएंगे। शहजादी ने मुझे तैयार करते हुए सारी बात कह सुनाई थी। पहली बार मैंने शहजादी की आंखों में दुख देखा था।
وہ عورت جو ساری دنیا کے سامنے ہنستی مسکراتی تھی، خوشی خوشی اپنے شوہر کے لیے بیویاں تلاش کرتی تھی، در حقیقت وہ اندر سے ٹوٹی بکھری ہوئی عورت تھی، جسے اپنی بیٹیوں کے مستقبل کی فکر تھی، اور اسی لیے وہ شوہر کی زیادتی کو بھی برداشت کر رہی تھی۔ شہزادی کی بات سن کر میں رونے لگی اور کہا کہ اگر میرے پاس بھی بیٹی ہو گئی تو کیا وہ مجھے بیٹی سمیت طلاق دے دے گا؟ میں نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بشیر سے اولاد بھی ہو سکتی تھی۔ میری نظر میں تو وہ ایک 80 سالہ بوڑھا تھا جو شاید باپ بننے کے قابل بھی نہیں تھا۔ میری بات سن کر شہزادی نے گہرا سانس بھرا اور بولی، ہاں بالکل، اگر بیٹی ہوئی تو وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ ایک 80 سال کا بوڑھا کیا باپ بن سکتا ہے؟ بشیر کی جتنی عمر ہے، اس عمر میں کسی آدمی کا باپ بن جانا کوئی معجزہ ہی ہوگا۔ میری بات سن کر شہزادی ہنسی اور بولی، تم نے دیکھا نہیں، وہ دن رات اپنے منہ میں کچھ رکھتا ہے، وہ کوئی خاص چیز کھاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی طاقت میں آج تک کمی نہیں آئی، اور اس نے اپنی ہر جوان خوبصورت بیوی کو حاملہ کر کے ہی چھوڑا ہے۔ شہزادی کی بات پر مجھے خیال آیا کہ رات کو کمرے میں آتے ہی میرے شوہر نے الماری سے نکال کر کچھ کھایا تھا، اور پھر صبح اٹھتے ہی اس نے وہی چیز دوبارہ کھائی تھی۔ اگر میں اس چیز کو غائب کر دیتی تو پھر کبھی حاملہ نہ ہو پاتی۔ میں نے شہزادی کے سامنے تو یہ بات نہ کی، لیکن اس کے جاتے ہی الماری کی تلاشی لی، مگر الماری کا ایک حصہ لاک تھا، جو میری کوشش کے باوجود بھی نہیں کھلا تھا۔ اب تو میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے۔ اگر میں حاملہ ہو جاتی، میرے پاس بھی بیٹی ہو جاتی، تو میری زندگی تو پوری طرح ہی خراب ہو جاتی، اور ساتھ ساتھ میری اولاد کی بھی۔ اب مجھے کسی بھی طرح اس چیز کو حاصل کرنا تھا۔ آخر وہ کون سی چیز تھی جسے کھانے سے ایک 80 سال کے بوڑھے میں اتنی طاقت آتی تھی؟ ایک ہفتہ اسی کشمکش میں گزر گیا تھا اور میرے ہاتھ وہ چیز نہ لگی تھی۔ پھر پورے 15 دن اور گزرے تو پتہ چلا کہ میں امید سے ہو گئی ہوں۔ یہ خبر میرے لیے قیامت جیسی تھی۔ میں جس چیز سے بچنا چاہتی تھی وہی ہو گیا تھا۔ میرے 80 سال کے شوہر نے مجھے حاملہ کر دیا تھا۔ میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میری ماں مجھ سے ملنے آئی تو میں نے اسے بھی ساری بات بتا دی، جسے سن کر میری ماں کو بھی بہت زیادہ فکر ہونے لگی تھی۔ اب تو میرے ساتھ ساتھ انہیں میری ہونے والی اولاد کی بھی فکر تھی، کیونکہ یہ تو طے تھا کہ میرے پاس بھی بیٹی ہی ہوگی۔ اگر آج سے پہلے اس بشیر کی ہر بیوی کے پاس بیٹی تھی تو یقیناً مجھے بھی بیٹی ہی ہونی تھی، کیونکہ بیٹا یا بیٹی یہ مرد کے اوپر ہوتا ہے، عورت پر نہیں۔ میرے لیے ایک ایک دن گزارنا مشکل ہو رہا تھا، اور پھر ایک دن اتفاق سے بشیر اپنی الماری کو تالا لگانا بھول گیا۔ میں نے فوراً سے پہلے اس کی الماری کی تلاشی لی تو وہ چیز میرے ہاتھ لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ اب تک کی اپنی طاقت کو برقرار رکھنے میں کامیاب تھا۔ اور یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہ انتہائی سستی سی ایک چھوٹی سی چیز تھی جس نے اس کی زندگی بدل کر رکھی ہوئی تھی۔ وہ ایک تھیلی میں بند کدو کے بیج تھے، جنہیں پمپکن سیڈ کہتے ہیں، اور میرا شوہر دن رات وہی بیج کھایا کرتا تھا۔ انہیں دیکھ کر میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ کاش کہ مجھے پہلے ہی یہ مل جاتے تو میں انہیں کہیں چھپا دیتی، اپنے شوہر کو کسی صورت یہ بیج کھانے نہ دیتی اور حاملہ نہ ہوتی، مگر اب تو پانی سر سے گزر چکا تھا۔ میں خاموش ہو گئی، اور پھر ایسے ہی وقت گزرا۔ میری پریگنینسی کا 5واں مہینہ تھا جب بشیر مجھے ہسپتال لے گیا اور ڈاکٹر سے کہنے لگا کہ وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے بتائے کہ میرے پاس بیٹی ہے یا بیٹا۔ الٹرا ساؤنڈ کے وقت خوف سے میرا اتنا برا حال تھا، اور پھر نرس نے بتایا کہ میرے پاس بیٹی ہے۔ یہ سنتے ہی میرے شوہر نے 5 لاکھ روپے مجھے پکڑائے اور ساتھ ہی طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ میں واپس اپنے گھر آ گئی۔ پیسے مجھے مل گئے تھے، لیکن میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ میں اپنی بیٹی کے ساتھ کیسے زندگی گزارتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کاش کہ میں پہلے سوچ لیتی کہ اگر اولاد ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن اس وقت میں نے اتنا خیال ہی نہیں کیا تھا۔ میری نظر میں ایک 80 سال کا بوڑھا تو کسی قابل ہی نہیں تھا۔ بشیر نے کچھ ہی دنوں بعد میری جگہ کسی اور جوان لڑکی سے شادی کر لی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے چلے گئے تھے۔ 9 مہینے پورے ہوئے تو میرے پاس بچے کی پیدائش ہوئی،
اور حیران کن طور پر میرے پاس بیٹا پیدا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مبارکباد دی اور میرے بیٹے کو میری گود میں دیا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ یہ میرا اپنا بچہ ہے۔ میں اپنا بچہ لے کر گھر لوٹی، لیکن میں نے کسی کو نہ بتایا کہ میرے پاس بیٹا ہوا ہے، بلکہ اماں اور میں نے جلد بازی سے اپنا پرانا گھر فروخت کر کے دوسری جگہ کرائے پر گھر لے لیا، اور حق مہر میں جو پیسے ملے تھے ان سے اماں نے مزید سلائی کڑھائی کے کام کو آگے بڑھا کر زندگی کا گزارا کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی بشیر کو یہ بات معلوم نہیں کہ میرے پاس بیٹا پیدا ہوا ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی اسے بتانا ہے، کیونکہ اسے بیٹے کی خواہش تھی، اور اگر اسے پتہ چلا کہ میں نے بیٹے کو جنم دیا ہے تو وہ مجھ سے میرا بیٹا چھین لے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ ساری زندگی بیٹے کے لیے تڑپتا ہی رہے، کیونکہ اس نے بیٹے کی خاطر آج تک بہت سی لڑکیوں کی زندگی خراب کی، خاص کر اپنی پہلی بیوی اور بیٹیوں کی بھی۔ مجھے نہیں پتا میں نے جو کیا وہ صحیح ہے یا غلط، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ بشیر جیسے لوگوں کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ وہ معاشرے کے لیے ناسور بن جائیں گے۔ اگر ہر مرد صرف اور صرف بیٹے کو فوقیت دے گا تو اس معاشرے کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟